आज हम बहुत सारे ऐसे खादों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी खेती कहीं ना कहीं हमारी खेती विनाश की तरफ जा रही है। उस पर लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर आज विचार विमर्श कर रहे हैं और इसीलिए इस नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। हमारा आधार जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका खेती करने का तरीका था। हमारा पशुधन का जो गोबर होता है उसके आधार पर हम खेती करते थे। अपने आसपास में बहुत सारी खाद के सामग्री जो स्वतः ही किसानों से पैदा करते थे, किसानों के पशुधन से जो पैदा होता था, चाहे गाय के गोबर की बात करें, चाहे भैंसों के गोबर के, उससे बहुत सारे ऐसे संसाधन हमारे पास थे। मगर अब धीरे धीरे हमारा जो किसान वर्ग है वो ऐसे कीटनाशक दवाओं की तरफ जा रहा है, खादों की तरफ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं, चाहे हम फसलों की बात करें, चाहे हम अपनी सब्जियों की बात करें, आप देख रहे हो कि सब्जियों में भी कहीं ना कहीं केमिकलों का प्रयोग किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें लेकर के इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। और हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बहुत सारे ऐसे संगठनों के लोग यहाँ पर इस सेमिनार में हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है। जो समस्या है और किसानों को किस तरह से उनको निर्धारण कर जैविक जो प्राकृतिक से हम दूर होते जा रहे हैं। किसान हमारा आत्मा है और जो हम उपज है उसको किस मात्रा में, जिस तरह से आदिवासी और किसान इस संस्था से जो जुड़े हुए हैं, आदिवासी और कृषि संबंधित लोग जुड़े हुए हैं और इस देश को कृषि का आत्मा माना जाता है। हमारा देश का आबादी जो 80% है वो कृषि के ऊपर निर्धारित होता है। जो हमारा शरीर को उपज देता है, हमें जैविक बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। तो ये हमें भोजन जो मिलता है, हमें जो जितना प्राकृतिक हमें देता है उसके सहारे हम चलते हैं। आज इसी का नेशनल सेमिनार नेचुरल फार्मिंग का रखा गया था। ये हमारे एक NGO है सोमेन कोहली जी, जिन संस्थापक के सचिव हैं, और उनके द्वारा हम लोग निमंत्रित होकर आकर जिस तरह से ये प्रोग्राम इतना अच्छा लोगों को जनभावक है कि कृषि को कैसे उपज और आदिवासी जो देश का हृदय होता है, जो जंगल का मालिक होता है, जंगल का भगवान होता है, उन्हीं को SC और ST संस्था को ये रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उसको प्रभावित करने के लिए ये सेमिनार का कार्यक्रम रखा गया है कि आज देश में कृषक को किस तरह से मजबूत किया जाए और देश के उस महान कृषि संस्थाओं में जिस तरह से बड़े बड़े एजेंडे बताए जाते हैं, लेकिन किसानों को हितकारी योजना और किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। लेकिन हमें उपज तो बढ़ाना है, खाद का भाव भी घटाना है और जैविक खाद जो होता है, गाय का गोबर हुआ और सारे चीज़ जो बनाया जाता है, जो हम तो किसान के बेटे हैं, जानते हैं कि यूरिया कितना डाला जाता है, फास्फोरस कितना डाला जाता है, खाद कौन समय में कब डाला जाता है, कब बीज लगाया जाता है, कब पानी में उसको जोता जाता है और खेती का उपज किया जाता है। तो आज समस्या यह है कि इस किसान को निर्धारित जैविक शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार अपने उपलब्धि को इनके माध्यम से, ऐसे संस्थाओं के माध्यम से जो तफसील जाति आदिवासी प्रकाशन संस्था है, एक माध्यम है जो देश के कृषक को आगे उनके प्रचार प्रसार को, उनके कार्यों को किस तरह से उपलब्धि दिया जाए, किस तरह से ताकत दिया जाए, किस तरह से लोगों को विकसित विकास की ओर, कृषि की ओर ले जाया जाए। तो ये संस्था अपना काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे हमारे RD मीना साहब 84 बैच के IS हैं, अभी जुड़े इस संस्था से, हमारे कई मित्र जुड़े हैं और सोमेन कोहली जी का अथक प्रयास से ये पूरे देश में इसको निर्धारित किया जा रहा है कि देश में जल, जंगल और जमीन से दूरी बन रहा है, उनको सही दिशा और दशा दिया जाए, जिससे आदिवासियों का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो और स्वतः इस देश में रहने वाले सभी को जैविक शक्ति चाहिए। तो उसको कृषि के तरफ बढ़कर कृषि के उत्थान और विकास के लिए चिंतित रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और किसानों को हितकारी योजना के साथ जोड़ने का माध्यम बनना पड़ेगा। और किसान जिस तरह से देश में उपलब्धियों के कारण, सरकार के गलत नीतियों के कारण
दूरी बनाकर बैठा हुआ है, जिसको निर्धारित एमएसपी नहीं दिया जाता है। आज किसान दुखी है, पीड़ित है। मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं प्रचार प्रसार जो चल रहा है, लेकिन एक हितकारी योजना की सही निर्धारण, जैसे बड़े बड़े प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण और सारे लोग आए हुए, तो ये देखिए भगवान से जुड़ा हुआ सारा जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब जीव भगवान के अंश हैं। तो इस अंश को प्राकृतिक से जोड़ा गया, तो प्राकृतिक का उपज जो होता है वो चावल, दाल, तिलहन, दलहन सब प्राकृतिक का उपज है। स्वामी जी, यहाँ पर कई ऐसे जो लोग थे जो मंच पे बैठे हुए थे, उन्होंने महाकुंभ का भी जिक्र किया है इन एनजीओ के जरिए। देखिए, महाकुंभ अलग चीज है, धार्मिक प्रवृत्ति। ये एनजीओ है, इसमें जो आज रखा गया है कि हमारा क्या जैविक शक्तियों को ताकत देकर किस तरह से कृषि का उत्थान किया जाए, उस पर चर्चा है। सनातन का कोई मीटिंग नहीं था। जिस तरह से सनातन धर्म का प्रचार करने का माध्यम, ठीक है, सनातन से सब जुड़ा है, क्योंकि राम इति क्रियंति, तुम में हम में खड़क खम में हर विरासत में प्रतीक माना जाता है। देखिए, महाकुंभ पहले से लगता आ रहा, और हमारे यानी सनातन का एक ये भी महाकुंभ है कि एक जीव को चलाने के लिए, शक्ति को लिए ऊर्जा जरूरी है। गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल जरूरी है, डीजल जरूरी है। इसीलिए शरीर को मजबूत रखना है तो कृषि, उसका उत्पादन, उसका खाद्यान्न शक्ति को ताकत देना और जैविक शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्था काम करती है। इस संस्था को मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि इनकी सोच, जिस तरह से देश में डेवलपमेंट और कृषक को कैसे, और आज खास करके आदिवासी और एससी लोगों को किस तरह से इससे जोड़ के महिलाओं के हाथ को मजबूत करना, कृषकों को मजबूत करना, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उनको बताना कि इसमें अगर हम इतना खाद देते हैं, इतना प्राकृतिक गोबर डालते हैं, तो हमको ऐसा जैविक उत्पादन होगा जिससे लाभांत होगा, लोगों को पैसा मिलेगा, जीविका चलेगा। तो जीविका ही हमारा कुंभ है, और कुंभ तो हमारा धार्मिक आस्था है। वो आस्था अलग है, हम उस आस्था को प्रणाम करते हैं। सबको उस आस्था में जाना चाहिए। राम सब में बसते हैं, कर्म करना चाहिए। कर्मण्य सेवाधिके मा फलेषु कदाचन। हम कर्म योगी हैं, हम गीता के उपासक हैं। हमारे भगवान हमारे तत्व में है, वो तत्व को मजबूत करने के लिए कृषक और कृषि को मजबूत करना। तो एक बार जोरदार तालियां श्री अमोल जी के लिए प्लीज। सर, आई वांटेड टू नो व्हाट इज दिस डीसीपीसीआर? But what is it? I was just curious to know. Very commission to that. Right. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद समश कोरे जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आपने मुझे बुलाया, और यहाँ पे जो मंचासीन हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, जिनसे बहुत कुछ मुझे सीखना चाहिए था पिछले कुछ घंटों में। जब आप यहाँ मौजूद हैं, मैं आ नहीं सका, मैं अभी आ रहा हूँ, इसलिए मैं जानना चाहूँगा बाद में कि यहाँ बातें क्या, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई होगी। और स्पष्ट है कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ कि मैं आईपीएस ऑफिसर रहा या मैं किसी फील्ड से रहा। हाँ, इन्होंने जो कहा कि दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स क्या है, तो मैं उसका अध्यक्ष था उस समय तक, 3 साल तक मैं पहला अध्यक्ष था। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहा। इससे बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण समय रहा पिछले 36 साल में, वो प्रयास संस्था के माध्यम से जो कुछ देश में हम लोगों ने काम किया, और शायद ये विषय है जिसकी चर्चा आज पूरे दिन होती रही, ये प्रयास से ज्यादा संबंधित है बनस्पत मेरे पुलिस के और सरकारी काम से। आप लोगों को मालूम होगा कि इस संस्था की शुरुआत बच्चों के साथ हुई 1988 में, जब मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था। और जैसा होता है कि ऐसी संस्थाएं जो होती हैं वो किन्हीं जरूरतों से पैदा होती हैं, या कभी कभार किसी हादसों से पैदा होती हैं, कभी कभार किसी ऐसी स्थितियों से पैदा होती हैं जहाँ संघर्ष है, जहाँ परेशानियां हैं। और प्रयास की शुरुआत एक आग से हुई। जहांगीरपुरी के इलाके में एक बड़ी आग लगी, बहुत सारे बच्चे सड़क पे आ गए, बिना घर बार के हो गए। मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, संस्था की शुरुआत हुई। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, विषय से संबंधित जो प्रयास का काम है, ये हमारा काम रहा। मैं उसके बारे में 2-3 शब्द कहना चाहूंगा कि प्रयास के 2 भाग हैं। एक हिस्सा प्रयास का है जहां हम सड़क के बच्चे, कामकाजी बच्चे, बिना घर बार के बच्चे, ऐसी महिलाएं या ऐसे लोग
जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती है, जिनको शिक्षा नहीं मिलती है, जो घर बार जिनके अपने पास नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक हिस्सा प्रयास का काम करता है। प्रयास का दूसरा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग और इसकी डेवलपमेंट का काम करते हैं। 5 जन शिक्षण संस्थाएं जो भारत सरकार की कौशल विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई है, वो करीब 10,000 लोगों को ट्रेन करती है रोज। और हमारे प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के माध्यम से कोई 5-6 हजार लोग और ट्रेन होते हैं। अलग अलग ढंग के जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भारतवर्ष में हैं, किस हद तक वो कामयाब हो रही है, कहां तक कामयाब नहीं हो रही है, इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि ग्रामीण विकास के स्तर पे या खेती या एग्रीकल्चर के स्तर पे या छोटे शहरों के स्तर पे जो बहुत ढंग के कौशल विकास के कार्यक्रम होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। मैं और चीजों को छोड़ते हुए, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर हम लोग कौशल विकास पे काम करते हैं, मैं सीधे आना चाहूंगा नेचुरल फार्मिंग के विषय, जो प्राकृतिक खेती होती है उसके विषय में। स्पष्ट है कि प्राकृतिक खेती जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्टेड है। अगर हम बात करते हैं कि भारतवर्ष में गरीबी पूरी तरह से हट जानी चाहिए, तो हम नहीं भूल सकते हैं कि अभी भी नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और भारतवर्ष में बहुत बड़ी समस्या है न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की समस्या है। और फिर जो हमारा दूसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, नो हंगर, पॉवर्टी को हटाना और नो हंगर की बात है। और जो छठा गोल हमारा है, सैनिटेशन की बात हम करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, ये भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो चुनौती हमारी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से जुड़ी हुई है। आप लोगों को मालूम होगा कि हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और 3री सबसे बड़ी सामरिक ताकत है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के विचाराधीन अगर हम बातचीत करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बातचीत करते हैं, तो हमारी स्थिति को ठीक नहीं है। हम कहीं 121वीं पायदान पे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पूरे आंकड़ों के मुताबिक। 193 देश जो हमारे हैं यूनाइटेड नेशंस उनके भी, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे हम कहीं 134 स्थान पर है, आप लोगों को पता होगा। वहां पे मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो प्राकृतिक खेती हमारी है, जिसमें कि गांव में, छोटे छोटे गांव में जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो हमारे घर के मवेशी हो, चाहे वो हमारे घर का गोबर हो, या जो जमीन पैदा करती है एक प्राकृतिक ढंग से, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए जिस ढंग की खेती हम कर सकते हैं, इसमें सबसे कम खर्च भी होगा। और जो केमिकल फार्मिंग से या केमिकल फर्टिलाइजर से जो दोष उत्पन्न होता है पूरे वातावरण में या पूरी खेती के प्रोसेस में, उससे भी एक हमको निजात मिलेगी और हम बेहतर खेती कर पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रयास के कोई 316 सेंटर हमारे हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और फिर अंडमान निकोबार आइलैंड तक, कश्मीर से लेकर गुजरात तक, इसमें कोई 761 हमारे को वर्कर्स फुल टाइम एम्प्लॉइज काम करते हैं। हमारे पास खेती के जगह भी है। हमारे पास बिहार में समस्तीपुर में एक काफी बड़ा एक खेती का एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां हम कोशिश करते हैं कि हम प्राकृतिक खेती का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। हमारे पास आसाम में क्योक नाम की जगह है, वहाँ हमारे पास एक बड़ा खेत है। तो दोनों जगहों पे हम लोग जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, दूसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जोरहट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके हम लोग काम करते हैं। हमारी कोशिश होती है, मैं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि हम कामयाब होते हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग को हम बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, उसके करीब से करीब हम रहने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं आने वाले समय में, और आपसे भी मैं दरखास्त करूंगा कि हम लोग कौशल विकास के कुछ क्षेत्रों में काम करने की कोशिश करें जो कि खेती से जुड़ी हुई है, एग्रो बेस्ड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, और जिसमें नेचुरल फार्मिंग का अधिक से अधिक कॉम्पोनेंट है।
ये हम जरूर करना चाहेंगे। प्रयास के हमारे मित्र हैं, जो हमारे सेंटर्स हैं, 316 सेंटर 13 प्रदेशों में, उनमें जहां भी मौका मिलेगा वहां पे हम आपके साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटीज भी हैं, हमारे पास कुछ खेत भी हैं, हमारे पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे लोग हैं जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ मिल करके मैं चाहूंगा कि आप तमाम संस्थाओं के साथ मिल करके काम करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ और बात कर सकूँ।